आइए बच्चों, आज हम कृतिका भाग 2 का 5वां पाठ पढ़ेंगे। इसमें कुल 5 ही पाठ है। आज हमारा आखिरी पाठ है और पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। और इसके लेखक हैं अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन और अज्ञेय ने उपाधि की प्राप्ति हुई थी। मैं क्यों लिखता हूँ, यह एक बहुत बड़ा सरल ज्ञान पड़ता है, परंतु ये बहुत ही कठिन है क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। तब उनको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांधना इतना आसान नहीं है और न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उसमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। वह क्यों लिखते हैं, वह अपने लेखन का संबंध आंतरिक जीवन को मानते हैं, विभिन्न स्तरों पर विचार करते हैं और उससे जुड़े लोगों की विशेषताओं को समझते हैं। लेखक के अनुसार उन्हें लिखे बिना लिखने के कारण को नहीं जाना जा सकता। लिखकर ही लिखने की व्यवस्था से मुक्त हुआ जा सकता है और लेखन को समझा जा सकता है और पहचाना भी जा सकता है। लेखक के अनुसार सभी लेखकों को कृतिकार अथवा रचनाकार नहीं कहा जा सकता। जरूरी नहीं है कि वह कोई बड़ी बड़ी रचनाएं करे एवं रचनाकार अपनी आंतरिक दीप की चेतना से प्रभावित होकर ही रचना करता है। उसे अंदर से ही ये प्रेरणा होती है कि वह कुछ लिखे और कभी कभी उसे आंतरिक दीप की प्रेरणा भी होती है कि वह कुछ लिखे और कभी कभी इसके विपरीत बाहरी दबाव से भी आंतरिक होने पर रचनाएं लिखी जा सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रचना के लिए बाहरी दबाव की प्रतीक्षा करते हैं कि कोई उनसे कहेगा, कोई उनके पीछे पड़ेगा तब वह लिखेंगे, और कोई बोलेगा कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम्हारा शब्दकोश व ज्ञान बहुत अच्छा है, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, तब लिखो। तो उनका लेखन दबावों पर निर्भर रहता है। लेखक स्वयं के लिए बाह्य दबाव महत्वपूर्ण नहीं है। दबावों के कारण उसमें बसा कृतिकार, जो कृतिकार है और रचनाकार है, उससे प्रभावित नहीं हो सकता। वह अपनी चेतना से ही प्रेरित होकर लिखता है। लेखक के अनुसार कृति का आधार मनुष्य की भीतरी विवशता है। मतलब अंदर से ही जब वो लिखने के लिए विवश हो जाएगा कि अब उसको लिखे बिना चैन नहीं आएगी, तब तक वह नहीं लिख सकता। के अनुसार उसकी कृति का आधार उसके भीतर की विवशता है। कृतिकार होकर भी लेखक के लिए भीतरी विवशता को समझना बहुत कठिन है, अतः इसे वह अपनी कविता हिरोशिमा के माध्यम से समझाता है। लगभग 1911 के समय के जन्म है इनका, और उसी समय जो हिरोशिमा, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला हुआ था। तब वह कहते हैं कि वह विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण उन्हें रेडियोधर्मी प्रभाव की जानकारी थी। मतलब उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई कर रखी थी, इसलिए उनको परमाणु और अणु के बारे में मालूम था। हिरोशिमा पर अणु बम के विस्फोट से उन्हें प्रभावित किया, इसलिए उन्होंने उस पर कुछ लेख लिखे। जो अखबार में जब ये हुआ था तब उन्होंने कुछ लेख लिखे थे। भारत की पूर्वी सीमा पर युद्ध के लिए तैनात थे सैनिक, तो उन्हें जब मछली की आवश्यकता पड़ती थी खाने के लिए तो वो समुद्र में बम फेंक देते थे, जिससे कि ब्रह्मपुत्र नदी में ढेर सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती थी पानी के। उनको कम मछलियों की आवश्यकता होती थी और वो बहुत ज़्यादा मछलियों को मार देते थे। जीवों का अपव्यय देखकर उन्हें बहुत ही दुख होता था, वो बहुत व्यथित हो जाते थे। उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सकते थे। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गए और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियोधर्मी पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ होती है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे यह सत्य को आत्मसात कर लेती है। और इसी तरह जब वहाँ वे लोगों को मिले तब उन्हें भारत के समुद्री जीवों के नाश से जुड़ी उनकी संवेदना हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर और गहरी हो गई। ये एक सैनिक अस्पताल में गए थे, वहाँ इन्होंने देखा। फिर सड़क पर एक बहुत बड़ा पत्थर था, एक पुरुष के आकार का, और उस पत्थर पर वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होगा और उसके ऊपर एकदम से जो रेडियोधर्मिता का प्रभाव हुआ होगा, तो वह पूरा आदमी जितना बड़ा था उतनी जगह पे मानव की आकृति बन गई और वह
आकृति की छाया देखकर ही बहुत पीड़ा से अभिभूत हो उठे। अणुबम का विस्फोट की पीड़ा पुनः जी उठी। उनकी अनुभूति प्रत्यक्ष हो उठी। संवेदना ने उन्हें कल्पनाशील बनाया और आत्मा से अनुभवों को महसूस कराया। उनकी अनुभूति आंतरिक थी। जब वह हिरोशिमा नागासाकी के जो पीड़ित थे उनसे मिले और फिर वह लिखने के लिए विवश हो गए। कई वर्ष पूर्व जब ये हादसा हुआ था तब अखबार और समाचार में पढ़ा था, तब इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी आज प्रत्यक्ष देखकर इतने वर्षों बाद सुनकर तकलीफ़ हो रही है। अनुभूति की जटिलता भारत आने पर एक दिन अचानक से जब रेल यात्रा करते हुए हिरोशिमा नामक कविता के रूप में ढल गई और एक अनुपम कृति के रूप में सामने आ गई। लेखक अपनी उस भीतरी विवशता से मुक्त हो गया और तटस्थ होकर उसे देखने व समझने की कोशिश करने लगा। लेखक के अनुसार अनुभूति की ज्वलंतता ही लिखने का कारण होती है, स्थिति या व्यक्ति की प्रत्यक्षता अथवा निकटता नहीं। किसी भी समय हम अनुभव करते हैं उसे ही हम अच्छे से लिख सकते हैं, किसी के कहने से या पढ़ने से नहीं या सुनने से नहीं। जब तक हम खुद महसूस नहीं करेंगे निकट से, जब तक वो लिख ही नहीं सकते जो लिखना चाहते हैं। यह कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट का महत्व है। अब मैं आपको कविता पढ़ के बताती हूँ। हिरोशिमा सन 1959 में प्रकाशित अरिओ अरुणा प्रभामय काव्य संग्रह में संकलित अज्ञेय की हिरोशिमा कविता। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, छायाएं भारत जन की दिशाहीन सब और पड़ी, वह सूरज नहीं उगड़ा पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच, नगर के काल सूर्य के रथ से पहियों से ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। यही हिरोशिमा की कविता है और यह हमारा पाठ भी पूर्ण हुआ और कृतिका की पुस्तक सहायक वाचन की भी पूर्ण हुई। इसे पढ़ो और याद करो और प्रश्नोत्तर बनाने का प्रयास करो। धन्यवाद।